नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आईना सच का सिर्फ शो नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है सच को सच की तरह पेश करने की और झूठ को बेनकाब करने की। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक और सच का सफर, जिसे जानना आपका हक है और दिखाना हमारा फर्ज। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन प्रमुख मुद्दों की जो इस शो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारा पहला मुद्दा है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। प्रदेश में अब 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई। क्यों हुई हैं, इसका क्या असर होगा, ये सब कुछ जानेंगे। जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो है गांव में गर्मियों में बिजली संकट को लेकर। और हमारा अगला मुद्दा है अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा हुआ। अब तक क्या कार्रवाई हुई, जांच कहां तक पहुंची, इन सब पर आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं उस मुद्दे की जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। 2026 से हर बाइक ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्यों जरूरी है, इस पर बात करेंगे। अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी हलचल है। प्रशासनिक फैसले के साथ साथ 86 खेमों में भी गर्मी तेज हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है और यही आज की हमारी सबसे बड़ी खबर है। दरअसल 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही अब प्रदेश में 504 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं। अब प्रदेश में कुल 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब ग्राम पंचायतों की संख्या में कोई और बदलाव नहीं किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने यह आंशिक पुनर्गठन प्रदेश के 36 जिलों में किया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण तेजी से बढ़ा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है शहरी सीमा का विस्तार। कई गांव अब नगर निकायों में शामिल हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि 2021 के पंचायत चुनाव में प्रदेश में 58,199 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए गए थे। इस बार यह आंकड़ा घटकर 57,695 रह गया है। यह केवल संख्या का खेल नहीं है, यह राजनीति और प्रशासन दोनों की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि चुनाव कब होंगे। सूत्रों की माने तो अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि ग्राम प्रधान से लेकर 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों तक का चुनाव इसी प्रक्रिया में होना है। अब बात करते हैं सियासी मायनों। 2026 का पंचायत चुनाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहने वाला है। यह 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और अब चलते हैं उस राजनीतिक मांग की ओर जिसने इस चुनाव को और चर्चित बना दिया है। दरअसल एनडीए के सहयोगी और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर एकल पदों पर सीधे चुनाव कराने की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से हो, ताकि धन बल और बाहुबल की राजनीति खत्म हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह इतना आसान है। इसके लिए पूरे देश में पंचायती व्यवस्था में संशोधन करना होगा, संसद से कानून पारित कराना होगा। फिलहाल इस पर अभी कोई राष्ट्रीय चर्चा शुरू नहीं हुई है। इस बार एनडीए के सभी घटक दल अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हालांकि ब्लॉक प्रमुख और पंचायत अध्यक्ष के लिए वे बीजेपी को समर्थन देंगे। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की स्थिति भी पूरी तरह से साफ नहीं है। जानकारी मिल रही है कि सपा और कांग्रेस पंचायत चुनाव में मिलकर नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन पर ये दल जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख पदों पर साथ रहने की बात कह रहे हैं। वहीं विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन में भी दरारें साफ नजर आ रही हैं। लेकिन क्या यह रणनीति 2027 पर असर डालेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पंचायत चुनाव निश्चित तौर पर राजनीतिक तापमान को चढ़ाने वाला है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पंचायती राज विभाग ने सभी जिला प्रशासनों को मतदाता सूची अपडेट करने और चुनावी व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन यह चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि नहीं चुनेगा, यह तय करेगा कि गांव में विकास की दिशा क्या होगी और नेतृत्व किसके हाथ में होगा। क्योंकि यह बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं है, बल्कि नीति, प्रशासन और राजनीति तीनों का एक बड़ा संकेत है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों ने यह साफ कर दिया है कि सियासत की हलचल तेज होने वाली है
और अब देखना होगा कि यह चुनाव गांव की सरकार की तस्वीर बदलता है या सत्ता के समीकरणों को। तो ये तो थी पंचायत चुनाव की बड़ी तस्वीर, प्रशासनिक सुधार से लेकर राजनीतिक रणनीति तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या 2026 के पंचायत चुनाव तय करेंगे 2027 की सत्ता का रास्ता? क्या जनता को ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिलेगा? क्या सियासी दल एकजुट होंगे या अकेले ही अपना दमखम दिखाएंगे? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले कुछ महीनों में। लेकिन इतना तय हो चुका है कि चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और अब हर कदम पर सियासत की चाल दिखेगी। तो अब हम आपको बताते हैं, इस समय पूरे देश में गर्मी का कहर जारी है, लेकिन शहरों से दूर गांवों में ये गर्मी दोहरी मार बनकर टूट रही है। वजह है बिजली की भारी किल्लत। शहरों में एसी चल रहे हैं, लेकिन गांव में लोग पसीने से तरबतर हैं। और वजह सिर्फ तापमान नहीं है, बिजली की जबरदस्त कटौती भी है। कई कई घंटे बिजली गायब रहती है। कई गांव ऐसे हैं जहां दिन भर बिजली नहीं आती, पंखा हो या पानी, हर सुविधा ठप हो जाती है। हर साल गर्मियां आती हैं, तापमान 45 के पार चला जाता है और उसी के साथ एक सवाल फिर लौट आता है, गांव में बिजली आखिर क्यों चली जाती है? क्या गर्मी बिजली को खा जाती है या फिर सिस्टम में कुछ ऐसा है जो शहरों को रोशन करता है और गांव को अंधेरे में डुबो देता है? आज के अपने इस विशेष शो में हम समझेंगे आखिर क्यों हर साल गर्मियों में गांव बिजली से वंचित रह जाते हैं और क्या इस बार कोई समाधान होगा? क्योंकि पूरे साल मेंटेनेंस के दावे होते हैं, अरबों के बजट पास हुए, लेकिन गर्मी आते ही वही पुराना सवाल है, बिजली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में इस वक्त हालात ये हैं कि ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, वोल्टेज गिरा हुआ है, पसीने से भीगी हुई जनता बिजली के इंतजार में बैठी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का दावा है कि मांग के अनुसार बिजली सप्लाई हो रही है। ट्रांसफार्मर बिजली सप्लाई की रीढ़ होते हैं, लेकिन इसी रीढ़ में हर रोज 500 जगह से फ्रैक्चर की खबरें आती हैं। गर्मियों में हर दिन 500 ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 900 तक पहुंचा था। गर्मी अभी और बढ़ेगी, यानी संकट और गहराएगा। ओवरलोडिंग, घटिया क्वालिटी और मेंटेनेंस की कमी की वजह से ये हालात बने हुए हैं। ट्रिपिंग इतनी बार होती है कि लोग गिनती तक भूल जाते हैं। लो वोल्टेज एक बड़ी समस्या है। बिजली आती भी है तो इतनी कम वोल्टेज कि कूलर पंखा सब शो पीस बन जाते हैं। बिजली कटौती का असर सिर्फ घरों पर नहीं, खेती और कारोबार पर भी पड़ रहा है। गर्मी आई नहीं कि बिजली ने रुलाना शुरू कर दिया। पूरे साल मरम्मत, मेंटेनेंस, बजट और फिर वही ढाक के 3 पात। भीषण गर्मी में लोगों को बिजली पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बिजली की लाइनों में फॉल्ट आ रहा है तो कहीं पर लाइन के तार बदलने का काम चल रहा है। कहीं लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है तो कहीं पर रात और दिन में कई कई घंटे लगातार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। इसे लेकर लोगों का गर्मी में बुरा हाल बना हुआ है। ग्रामीण भारत में 70% आबादी रहती है, लेकिन गर्मियों में बिजली की आपूर्ति 50% से भी कम रह जाती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कई राज्यों में ग्रामीण इलाकों में बिजली 6 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं दी जाती। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि 100% गांवों में बिजली पहुंच रही है, लेकिन क्या बिजली पहुंचने का मतलब 24 घंटे बिजली है? बिजली विभाग की अपनी दलील है, गर्मी में बिजली की खपत बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं और डिमांड सप्लाई का संतुलन बिगड़ता है। लेकिन सवाल है, अगर शहरों में 22 से 24 घंटे बिजली दी जा सकती है तो गांवों में आखिर क्यों नहीं? क्या यहाँ वोट लेने भर के लिए योजनाएं आती हैं लेकिन लागू नहीं होती? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में गांव को बिजली सप्लाई देने का नियम तो है, लेकिन व्यवहार में अक्सर गांवों को शहरी बजट के नाम पर कटौती का शिकार बना दिया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मिशन 24x7 के तहत हर घर को 24 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए स्मार्ट मीटर, लाइन लॉस पर सख्ती और सोलर माइक्रो ग्रिड्स की योजना भी बनाई गई। लेकिन नीतियों का असर तो तभी दिखेगा जब जमीन पर ईमानदारी से लागू हो। बिजली सिर्फ उत्पादन का नहीं, वितरण का भी मामला है। गांव में अभी भी पुराने ट्रांसफार्मर और जर्जर तार हैं। स्मार्ट ग्रिड और सोलर सिस्टम को प्राथमिकता दी जाए तो हालात सुधर सकते हैं। गांव में बिजली सिर्फ रोशनी नहीं है, रोजगार और पढ़ाई का जरिया भी है। ये एक बुनियादी हक है, कोई उपकार नहीं है।
2024 की गर्मियों में भारत ने अब तक की सबसे ज्यादा बिजली की मांग दर्ज की, 250 गीगावाट से भी ज्यादा। लेकिन जब मांग बढ़ती है तो कटौती सबसे पहले गांव में होती है। हर बार जब आप शहर की चमकती लाइट्स देखें तो जरा सोचिएगा, क्या उसी बिजली के लिए किसी गांव का ट्रांसफार्मर जल चुका है? किसी बच्ची ने आज बिना रोशनी के अपना होमवर्क किया है? क्या पावर कॉर्पोरेशन के दावे सिर्फ प्रेस रिलीज तक ही सीमित रहेंगे? क्या आम आदमी, किसान, दुकानदार हर साल ऐसे ही झुलसता रहेगा? क्या कभी आएगा वो दिन जब बिजली सिर्फ शहरों की नहीं, गांव की भी होगी, वो भी 24 घंटे की? जब तक जवाब नहीं मिलेगा, सवाल पूछना तो जारी रहेगा। बिजली सुविधा ही नहीं, हक है, और ये हक हर नागरिक को मिलना चाहिए, फिर चाहे वो गांव हो या शहर। कब तक शहर रोशन रहेंगे और गांव अंधेरे में डूबे रहेंगे? क्या वक्त नहीं आ गया है गांव को भी बराबर का हक मिलने का? गांव में बिजली की समस्या कोई नई नहीं है, लेकिन हर साल गर्मियों में यह जीवन मरण का सवाल बन जाती है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस बार सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीनी सुधार भी हो। गांव में बिजली आएगी तभी देश सही मायनों में रोशन होगा, क्योंकि सरकारें आती जाती रही, योजनाएं बनी भी, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब गांव की बिजली सिर्फ चुनावी वादों में नहीं, जमीनी हकीकत में भी दिखे। और अब हम बात करते हैं 12 जून को हुए अहमदाबाद में विमान हादसे को लेकर। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। विमान हादसे के बाद अब विषय की गहराई में जाने का समय आ चुका है। आज का शो समर्पित है उस हादसे के बाद हुए सख्त और निर्णायक कदमों की गहराई से समीक्षा के लिए। आज हम विस्तार से बताएंगे कि डीजीसीए ने किन अधिकारियों को हटाया और क्यों, एयर इंडिया की प्रतिक्रिया और संचालन पर इसका क्या असर पड़ा, पूरे एविएशन सिस्टम की समीक्षा, 360 डिग्री ऑडिट कैसे होगा, प्रभावित यात्रियों और उनके परिवारों की स्थिति कैसी है। अब अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने शनिवार को एयर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दिया। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूना सिंह, क्रूज शेड्यूलिंग करने वाली चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रूज शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। तीनों अफसरों के खिलाफ यह कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई है। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रूज शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े हर रोल से हटाने का आदेश दिया है। उधर एयर इंडिया ने कहा है कि डीजीसीए के आदेश को लागू कर दिया गया है। कंपनी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर अगले आदेश तक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर की सीधी निगरानी करेंगे। जानकारी के मुताबिक आदेश 20 जून को दिया गया था, जो अब सामने आया है। यह फैसला अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश हादसे के बाद लिया गया। दरअसल लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई थी। प्लेन मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकराया था, जिससे यात्रियों समेत कुल 270 लोग मारे गए थे। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया को गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ियां जारी रही तो एयरलाइन का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर वापस लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम पायलट ड्यूटी शेड्यूलिंग और निगरानी में लगातार और गंभीर उल्लंघनों के कारण उठाया गया है। डीजीसीए ने यह भी निर्देश दिए हैं कि एयर इंडिया इन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों से तत्काल हटाए। इन अधिकारियों के खिलाफ इंटर डिसिप्लिनरी एक्शन तुरंत शुरू करे। 10 दिन में डीजीसीए को रिपोर्ट दे। इन अधिकारियों को जब तक सुधारात्मक प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक नॉन ऑपरेशनल पदों पर ट्रांसफर किया जाए और इन्हें किसी भी फ्लाइट सेफ्टी या क्रू अनुपालन से जुड़ी पोस्ट पर काम करने की परमिशन ना दी जाए। भविष्य में क्रू शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग या फिर फ्लाइट समय से जुड़े किसी भी नियम का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या ऑपरेट परमिशन कैंसिल करना शामिल हो सकता है। डीजीसीए ने एयर इंडिया की ऑडिट डिटेल्स भी मांगी है। एयर इंडिया के 2024 से जुड़े सभी इंस्पेक्शन और ऑडिट का ब्यौरा मांगा गया है। इधर प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजन और आश्रितों को अंतरिम मुआवजा दिया जाने लगा है। 20 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 3 परिवारों को भुगतान मिल चुका है। शेष दावों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं डीजीसीए ने देश की पूरी एविएशन प्रणाली की 360 डिग्री स्कैनिंग का फैसला किया है।
अब एक विशेष कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशल ऑडिट होगा। इसके तहत उड़ान संचालन, रख रखाव, लाइसेंसिंग, सुरक्षा प्रबंधन, प्रशिक्षण संस्थान, MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, ATS एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसी पूरी प्रणाली जांची जाएगी। सिविल एविएशन महानिदेशक फैज अहमद किदवई के हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि यह फैसला सिस्टम की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने और हवाई सुरक्षा संरचना को वैश्विक मानकों पर मजबूत बनाने के लिए किया गया है। दरअसल एयर इंडिया की फ्लीट में 33 बोइंग 787-89 विमान हैं, यानी कि पिछले 10 दिनों से लगातार इसकी फ्लाइट्स कैंसिल भी की जा रही हैं। 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया ने बोइंग 787 की फ्लाइट्स को मिलाकर 69 उड़ानें रद्द की। 18 जून को 3 और 19 जून को 4 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। 20 जून को 8 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। कुल मिलाकर 20 जून तक 9 दिन में 84 फ्लाइट्स रद्द की गई। 19 जून को ही वियतनाम जा रहे एयर इंडिया के AI 388 को बीच रास्ते से दिल्ली बुलाया गया। प्लेन में तकनीकी खामी का पता चला था। इसके अलावा दिल्ली से पुणे जा रही एक फ्लाइट से पक्षी टकरा गया था, जिसके चलते विमान की रिटर्न जर्नी कैंसिल कर दी गई थी। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 8 पीड़ितों के परिवारों से DNA टेस्टिंग के लिए किसी अन्य रिश्तेदार का नमूना देने को कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके एक रिश्तेदार का दिया गया नमूना मैच नहीं हुआ। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के सिविल अधीक्षक राकेश जोशी ने बताया है कि जब तक मिलान नहीं होता, शवों को परिजनों को नहीं सौंपा जा सकता। अब तक 247 शवों के DNA सैंपल का मिलान हो चुका है। 232 शव परिवार को सौंपे जा चुके हैं। DGCA की इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि उड़ान सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया को निर्देश दिया गया है कि वह शेड्यूलिंग प्रक्रियाओं में सुनिश्चित सुधार करे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की चूक दोबारा ना हो। यह कदम न केवल एयर इंडिया की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का भी संदेश देता है। और आखिर में अहमदाबाद हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी उड़ानें वाकई सुरक्षित हैं? क्या चूक सिर्फ क्रूज शेड्यूलिंग तक थी या सिस्टम वाइड फेलियर है? हालांकि DGCA की कार्रवाई एयर इंडिया के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से हटाने तक पहुंची है। यह कदम सिर्फ एक विमानन कंपनी के लिए नहीं है, बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी चेतावनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ झटके भर के है या फिर सिस्टम वास्तव में बदलाव की दहलीज पर है? अब समय है जवाबदेही का, पारदर्शिता का और उन मानकों को लागू करने का जो यात्रियों की जान की कीमत समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाई महज एक कॉर्पोरेट क्लीनअप बनकर ना रह जाए, बल्कि ये उस दिशा में पहला कदम हो जहां भारतीय आसमान में उड़ान भरोसे की हो, डर की नहीं। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ जवाब खोजने की शुरुआत है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम आपके सवालों के जवाब लाते रहेंगे। और अब हम बात करते हैं उस मुद्दे की जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज का सवाल बेहद सीधा और जरूरी है। क्या आपकी बाइक या स्कूटर आपको अचानक ब्रेक लगाने पर बचा सकती है? अगर नहीं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। भारत में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 20% से ज्यादा हादसे दोपहिया वाहनों से जुड़े होते हैं। सरकार अब इसे रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। 2026 से देश में हर दोपहिया वाहन, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर, उसमें ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। अब तक ABS सिर्फ 150 सीसी से ऊपर की बाइक्स में अनिवार्य था, लेकिन अब 75 सीसी से शुरू होने वाली एंट्री लेवल मोटरसाइकिलों और स्कूटरों तक ये नियम लागू होगा। अब सवाल है, ABS कैसे काम करता है? ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक स्मार्ट सेफ्टी टेक्नोलॉजी है जो ब्रेक लगाते वक्त पहियों को लॉक होने से बचाता है। मतलब जब आप ब्रेक लगाते हैं, सड़क चाहे गीली हो, रेत से भरी हो या फिसलन वाली हो, गाड़ी स्किड नहीं करेगी और आप उस पर कंट्रोल बनाए रख पाएंगे। सरकार का कहना है कि लोगों की सुरक्षा कीमत से कहीं ज्यादा जरूरी है। हालांकि इससे दोपहिया वाहनों के दाम थोड़े बढ़ेंगे जरूर, लेकिन एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में ये एक मजबूत कदम है।
आपको बता दें कि भारत में 75 सीसी से 125 सीसी की मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री कुल टू व्हीलर मार्केट का 75% है। बीते साल 2025 में मोटरसाइकिल की बिक्री 4.6% से बढ़कर 9.26 मिलियन यूनिट्स हो गई थी और स्कूटर की बिक्री 17% से बढ़कर 6.85 मिलियन यूनिट्स। तो एबीएस को अनिवार्य करना सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है उन लाखों जिंदगियों की सुरक्षा की जो हर दिन सड़कों पर निकलती है। आज के शो में हम आपको बताएंगे एबीएस कैसे काम करता है, इसके आने से किन यूजर्स पर सबसे ज्यादा असर होगा और क्या इससे सड़क हादसों की संख्या में वाकई कमी आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस तकनीक से जो आपको आपकी अगली राइड को जिंदगी की सबसे सुरक्षित राइड बना सकती है। भारत में सड़क हादसों में अच्छी खासी संख्या टू व्हीलर्स की होती है और इनमें ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं जो सेफ्टी फीचर्स से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में भारत में सभी दो पहिया वाहनों में एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जरूरी है। सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की सोच रही है। इसका मकसद है कि मोटरसाइकिल और स्कूटर से होने वाले हादसों को कम किया जा सके। इससे सुरक्षा तो बढ़ेगी लेकिन दो पहिया वाहनों के दाम भी बढ़ सकते हैं। सरकार का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। दरअसल यह कदम मोटरसाइकिल और स्कूटर से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया जा रहा है। अब तक एबीएस सिर्फ 150 सीसी से ऊपर के मॉडल में ही अनिवार्य था, लेकिन अब इसे सभी दो पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसमें एंट्री लेवल वेरिएंट भी शामिल है। एंट्री लेवल दो पहिया वाहन कुल मार्केट शेयर का लगभग 75% हिस्सा है। सरकार का कहना है कि एबीएस अनिवार्य करने से सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आएगी। आपको बता दें कि एबीएस एक ऐसा सिस्टम है जो अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से बचाता है। इससे गाड़ी फिसलने और दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। दरअसल जब आप अचानक या फिर तेज ब्रेक लगाते हैं, खासकर फिसलन भरी सतहों जैसे कि गीली सड़क या बजरी पर, तो बिना एबीएस के पहिए लॉक हो सकते हैं। पहिए लॉक होने पर गाड़ी को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। एबीएस इस स्थिति को रोकने के लिए ही काम करता है। इसमें हर पहिए पर स्पीड सेंसर लगे होते हैं जो लगातार पहिए की स्पीड पर नजर रखते हैं। आसान भाषा में कहें तो एबीएस ब्रेक लगने पर पहिए को जाम नहीं होने देता, जिससे आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाते हैं। इन सब के बीच आपको एक और अहम बात बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में भारत में 1,51,997 रोड एक्सीडेंट्स हुए, जिनमें से लगभग 20% हादसे दो पहिया वाहनों से हुए थे। वहीं टू व्हीलर्स की बिक्री के आंकड़े देखें तो वित्त वर्ष 2025 में 75 सीसी से 125 सीसी इंजन वाले मोटरसाइकिल मॉडल की घरेलू बिक्री में 2/3 हिस्सेदारी थी। वित्त वर्ष में मोटरसाइकिल की बिक्री 4.6% से बढ़कर 9.26 मिलियन हो गई है। इसी अवधि में स्कूटर की बिक्री 17% से बढ़कर 6.85 मिलियन यूनिट हो गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एबीएस अनिवार्य करने से जुड़ा नियम उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो रोजाना दो पहिया वाहन चलाते हैं। एबीएस होने से सड़क पर सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। भारत में सड़क हादसे सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों की अधूरी कहानियां हैं जिनकी जिंदगी एक मोड़ पर थम गई है। और जब हर 5 में से एक हादसा दो पहिया वाहनों से जुड़ा हो तो सवाल उठता है, क्या हमारी सवारी सुरक्षित है? सरकार का फैसला कि अब 1 जनवरी 2026 से हर टू व्हीलर में एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जरूरी होगा, यह बड़ा कदम है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, एक जीवन रक्षक उपाय है। एबीएस अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी को फिसलने से रोकता है और ड्राइवर को कंट्रोल देता है। सुरक्षा बढ़ेगी यह तय है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या दाम बढ़ने से ये सुरक्षा सभी के लिए सुलभ रहेगी? क्या एंट्री लेवल बाइक और स्कूटर खरीदने वाला ग्राहक इसका खर्चा उठा पाएगा? सरकार का दावा है सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, तो उम्मीद की जा रही है कि लागत को संतुलित करने के लिए आर्थिक मॉडल, सब्सिडी या टैक्स रियायतों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। क्योंकि बात सिर्फ वाहनों की नहीं है, बात है आपकी और हमारी दोनों की जान की। एबीएस अनिवार्य करना कोई फिनिश लाइन नहीं है, यह तो एक शुरुआत है सड़क सुरक्षा को लेकर नई सोच की।
सुरक्षित चलिए, जिंदगी की रफ्तार तेज हो लेकिन सुरक्षित भी। रफ्तार आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही होनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई चेतावनी और एक नई जिम्मेदारी के साथ। आप देख रहे थे आईना सच का। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम सवालों और जानकारी के साथ। नमस्कार।